हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी का पाठ 12 भाषा मंजरी से फिर उठती है माटी की लौ। इसको लिखा है प्रयाग शुक्ल ने। लेकिन बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सीखेंगे क्या। फिर उठती है माटी की लौ यानी भारतीय लोक कला और परंपरा को जानना एवं उनके प्रति सराहना और प्रोत्साहन का भाव विकसित करना हमारा उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में माटी शिल्प कला के विविध रूपों से परिचित होना भी हम इस पाठ में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि अपनी संस्कृति एवं परंपरा के महत्व को समझते हुए उसके साथ अपने अछूते संबंध को बनाए रखने की आवश्यकता का ज्ञान करना कैसे आवश्यक है। और इसके माध्यम से फिर उठती है माटी की लौ के माध्यम से बच्चों ललित निबंध की रचना विधान को भी हम समझेंगे। चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले प्रयाग शुक्ल कौन है, इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, लेखक का परिचय जान लेते हैं। प्रयाग शुक्ल का जन्म सन 1940 ईस्वी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख रचनाएं उनकी कविता संभव, यह एक दिन है, रात का पेड़, अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है, आए बादल, जंगल में बोला है मोर, सरस्वती बाल गीत, हक्का बक्का। इतनी सारी रचनाएं इस लेखक ने लिखा है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो चलिए इस पाठ का परिचय भी जान लेते हैं। पाठ का सारांश कि हम आधुनिकता की चकाचौंध में ग्रसित हैं। प्रस्तुत पाठ में आज के वैज्ञानिक युग में भी हम अपनी माटी में रची बसी संस्कृति से लगाव रखते हैं। माटी की आकर्षक कलात्मक सजावटी वस्तुएं और शिल्प कला के अद्भुत नमूने माटी के साथ हमारे गहरे रिश्तों को उजागर करते हैं। लेखक का यह मानना है कि लोक कलाकारों की कला के सौंदर्य की सराहना करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और अनेक सांस्कृतिक अवसरों पर माटी के दीप प्रज्वलित करने यानी जलाने से भविष्य में भी माटी के साथ हमारे संबंध अछूते रहेंगे। बच्चों, माटी से हमारा संबंध कभी समाप्त नहीं होगा और माटी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारी मिट्टी है उससे हम कितने पवित्र पवित्र वस्तुएं बनाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। मिट्टी के दीपक तो कहा है कवि लेखक ने कि ये हमारा संबंध मिट्टी से अछूते रहेगा। तो जो मिट्टी के दीपक है वह हमेशा पूजा में प्रयोग होते हैं और आप देखते हैं कि उनका स्थान कोई नहीं ले पाता। कितनी सारी लाइटें बन जाती हैं लेकिन बिना दीपक के पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे जो कुंभकार हैं वो इस पेशे में क्यों नहीं उतर रहे हैं, हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, अपनी बुक ले लीजिए। बुक में अंडरलाइन भी करना होगा, जहाँ कठिन शब्द होंगे उनको अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद फिर से मेरा वीडियो चलाकर आप बोलना सीखिएगा। चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों पर। माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियों की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में रही है। माटी का दिया तो सदियों से बहुतेरे घरों में जलता ही रहा है और आज भी जलता है। आधुनिक जमाने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं हुई। इसे गनीमत ही समझिए। आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही कुछ छीनी हो, लेकिन यहाँ भी कम से कम पानी से भरा मटका अभी भी बचा हुआ है, जिसका पानी पीना बहुतों को अच्छा लगता है। माटी के गमले भी क्या शहर क्या गांव, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो हर गली मोहल्ले में रेहड़ी पर भी मिट्टी के गमले बेचने वाले मिल जाएंगे। माटी की सज्जात्मक वस्तुएं भी शहरों में काफी बिकने लगी हैं। कई आधुनिक घरों में आपको माटी के बड़े बड़े मटके सजे हुए मिलेंगे, जो कभी अन्न रखने के काम आया करते थे। लेकिन माटी की चीजों के इस प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे कुंभकार की हालत बेहतर हो गई है। वह तो लगभग जहाँ का तहाँ है और कोई आंकड़े तो उपलब्ध है नहीं है। लेकिन यह एक सच्चाई है। सच्चाई में बच्चों सच प्लस आई, सच्चाई में आई प्रत्यय,
यह एक सच्चाई है कि कुंभकार के पेशे को स्वयं कुंभकारों की नई पीढ़ियां चाव से नहीं अपनाना चाहती। यह भी एक सच्चाई है। और चीजों की कीमतें चाहे कितनी बढ़ी हों, लेकिन मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीजों की कीमतें बढ़ी भी हैं तो बहुत ज्यादा नहीं। हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का ही तो है। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र अपने लिए माटी के कुछ गमले खरीद रहे थे और 7, 8, 10 रुपए के गमलों की कीमत भी वह आदतन कम करा रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा, इनकी कीमतें क्यों कम करा रहे हैं? मुझे उसकी बात अच्छी लगी। आमतौर पर कुम्भकार के हिस्से में सचमुच बहुत थोड़ी सी ही राशि आती है, पर सच पूछिए तो बहुत ज्यादा राशि की उम्मीद वह कभी करता भी नहीं रहा। हमारे देश समाज में उसकी भूमिका सचमुच अद्भुत रही है। कबीर ने भले ही यह कहा हो, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मुए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। लेकिन कुम्हार ने माटी से अपना रिश्ता कभी अहंकार वाला बनाया ही नहीं। उसका रिश्ता तो इसके साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रहा है। बिना उस प्रेम और लगाव के माटी की मूर्तें संभव ही कहाँ होती। कुंभकार की माटी ने इस देश में एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिर हों या बांकुड़ा के घोड़े या फिर दुर्गा और काली की प्रतिमाएं, बहुत बड़े आकार में भी कुंभकारों और शिल्पियों ने अद्भुत चीजें माटी से बनाई है। माटी से बर्तन, मूर्तियां और सज्जात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती रही हैं, माटी के खिलौने की भी एक बड़ी दुनिया रही है और है। मृच्छ कटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हमारे साहित्य और आख्यानों में तो रहा ही है। इसे गांव में धूल से सने बच्चे सचमुच खींच कर खुश होते रहते रहे हैं। दिवाली आ रही है, बिजली के लट्टुओं और मोमबत्तियों की जगमगाहट के बीच अभी भी संभवतः माटी के दिए ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। चाहे धनी हो या निर्धन, माटी का दिया वह घर में रखना चाहता है। पता नहीं ये दिए कितने लाख या करोड़ हर साल बनते होंगे। आधुनिक काल में अब कुछ नई चीजें भी माटी से बनने लगी हैं या बनवाई जाने लगी हैं। इसे भी शुभ लक्षण ही माने, क्योंकि अगर ये किसी लहर के तहत भी बनवाई जा रही हूं तो भी क्या हर्ज है। पिछले वर्ष एक परिवार ने हमारे घर दिवाली पर माटी की एक थाली में माटी के लक्ष्मी गणेश और कुछ दियों समेत खील बतासे भेजे थे। माटी की यह थाली, उस पर लक्ष्मी गणेश और कुछ दिए अपने आप में एक कलाकृति की तरह लग रहे थे। यह हमारे पास अभी भी सुरक्षित है। ऐसी ही और भी कितनी ही चीजें पर्व त्योहारों और दिवाली पर बनने लगी हैं। इस बीच दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में उन कलाकारों की खोज खबर भी काफी ली गई है जो माटी के अप्रतिम काम करते रहे हैं। इनके बनाए अद्भुत चित्रों, भित्ति चित्रों और मूर्ति शिल्पों की एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आई है। यह दुनिया अपने रंग रूप में ही नहीं बड़ी है, उस अद्भुत सौंदर्य बोध में भी बड़ी है जिसे हमारे लोकमानस ने सदियों में अर्जित किया है। माटी की मूर्तियां बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारत महोत्सवों में विदेश भी हो आए हैं और अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। पर यह तो संयोग मात्र था। वे अपनी कला का सृजन किसी प्रलोभन में नहीं करते रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों प्रलोभन दिया हुआ है। लोभ में प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। यहाँ संयोग भी लिखा हुआ है, संयोग में सम जो है वो उपसर्ग है और योग, सम प्लस योग बराबर संयोग। सच्चाई तो यह है कि वे स्वयं उसे कला भी नहीं मानते रहे हैं, अपने जीवन का ही एक अभिन्न, देखिए अभिन्न में भी उपसर्ग है, जीवन का ही एक अभिन्न अंग मानते रहे हैं। संग्रहालयों और एम्पोरियमों में पहुंचकर वे भले थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हों, पर मूल रूप से तो उन्हें माटी ही बसी है।
उड़ीसा में बनने वाली खपरेलों में चिड़ियों की आकृतियां देखकर शहरी दर्शक भले ही चकित और विस्मित होते हों, पर जहाँ वे बनती हैं वहाँ बनाने की शुरुआत बड़ी सहजता से हुई थी। माटी की चीज़ों की यह एक विशेषता है कि वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, पर माटी की वे चीज़ें जो अच्छी तरह पका ली गई हों, वे तो सैकड़ों साल भी चल जाती हैं। शौक की खुदाई में माटी की जो नन्ही-नन्ही मूर्तियाँ और सज्जात्मक चीज़ें मिली थीं, वे मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं और देसी-विदेशी दर्शकों को मुग्ध करती रहती हैं। माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज़्यादा बढ़ा है और कुछ चीज़ें जो तो विदेश भी जाने लगी हैं। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, जो जो माटी की वस्तुओं को प्रमुखता देते हैं। सूरजकुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास लगता है। दूसरा उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिक मेला है, पर माटी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं। कोई ऐसा मेला न होगा जहां माटी से बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियां बिक्री के लिए न आती रही हों। संभवतः देश में कोई ऐसा गांव न होगा जहाँ कुंभकारों का एक घर न रहा हो और उसके घर के पास ही एक आवा न रहा हो। शहरों और कस्बों में भी कुंभकारों के घर रहे हैं और आज भी हैं। इनकी दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ी है और कहीं कहीं बिल्कुल सिमटती गई है। देखिए बच्चों, सिमटती यानी सिमट में ती प्रत्यय लगा हुआ है, कहीं कहीं में है पुनरुक्त शब्द युग्म है, शब्दों का जोड़ा है, तो इसको याद रखेंगे। माटी के कुल्हड़ों की जगह कागज के गिलास आ गए हैं, पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेशों में चाय की दुकानों पर आज भी छोटे बड़े कुल्हड़ों में चाय मिलती है। कई स्टॉल ऐसे भी मिलेंगे जो कांच का गिलास भी रखते हैं और साथ ही कुल्हड़ भी। माटी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बना हुआ है। सच पूछिए तो यह इस देश से जाएगा भी नहीं और उसे जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फेंका हुआ माटी का कुल्हड़ अन्य चीजों की बनिस्बत कम गंदगी पैदा करता है। जहां से ज्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है, जो अंततः माटी में ही मिल जाते हैं। माटी को पकाने की तरह तरह की विधियां रही हैं। अलग अलग जगहों की माटी के गुण दोष भी बहुत से बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर तरह तरह और अलग अलग पुनरुक्त शब्द युग्म है बच्चों। इसमें व्याकरण को भी हम देखते चलेंगे। यहाँ देखिए गुण और दोष एक विलोम शब्द है, गुण का विलोम दोष होता है, दोष का विलोम गुण होता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ इलाकों की काली मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का एक अपना ही स्वरूप है। बहुत बहुत परिष्कृत ढंग से पका ली गई चीजें सेरेमिक या स्टूडियो पॉटरी के क्षेत्र में आ जाती हैं, पर अंततः हैं तो वे भी माटी की ही। माटी से बनने वाली चीजों की यह महिमा अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती है, क्योंकि माटी की चीजें हैं ही इतनी सहज सुलभ कि हम उनकी ओर आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते जितना किसी धातु या प्लास्टिक आदि से बनी चीजों पर। दिवाली जरूर एक ऐसा त्योहार है जब माटी के दिए, माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सज्जा की तमाम दूसरी चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है और आग्रह पूर्वक ही हम माटी से बनाई गई ये चीजें खरीदते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई और सब चीजों में मुझे यह पक्ष सबसे अधिक प्रिय लगता है। माटी के दिए की रोशनी पर भी एक अलग तरह से ध्यान जाता है। क्या यह सच नहीं कि आज भी दिया या दीप हमारे ही कहते ही हमारे मन में माटी के ही दिए का चित्र उभरता है। आज भी दिया या दीप कहते ही हमारे मन में माटी के ही दिए का चित्र उभरता है। ये सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। और आज के वैज्ञानिक युग में हम अपनी माटी में रची बसी संस्कृति से लगाव रखते हैं। यह पाठ एक निबंध है। निबंधकार का मानना है कि दिवाली के अवसर पर भले ही बिजली के लट्टुओं और मोमबत्तियों की जगमगाहट होती है, परंतु अभी भी संभवतः माटी के दिए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक समय में अब कुछ नई चीजें भी माटी से बनने लगी हैं और यही कारण है कि दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में उन कलाकारों की
खोज खबर भी काफ़ी ली गई है जो माटी के अप्रतिम काम करते हैं। माटी शिल्पकारों के लिए एक शुभ संकेत ही है। हमारे ऐसे कई कलाकार भारत महोत्सव में भी विदेश हो आए हैं। माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज़्यादा बढ़ा है। कुछ चीज़ें तो विदेश भी जाने लगी हैं। अब चलिए बच्चों प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती हैं? तो कुम्भकारों की नई पीढ़ियां आज के विज्ञान युग में मिट्टी के बर्तनों की महत्ता नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। अब कूलर, फ्रिज आदि मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता कम कर दी है। कुम्भकारों की कला का अब पूछ नहीं रहा। अतः कुम्भकारी के पेशे को कुम्भकारों की नई पीढ़ियां पेशा नहीं मानती हैं, क्योंकि माटी का जो मोल मिलना चाहिए बच्चों वो उन्हें नहीं मिल पाता है। इसीलिए तो कुम्भकारों की नई पीढ़ियां उसे अपनाने से झिझकती हैं, परहेज करती हैं। उनको लगता है जब हमारा जीवन यापन ही इस पैसे में नहीं हो पाएगा तो ऐसा काम करने से क्या फायदा। अगला है माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। उपयुक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों आशय यह है कि जो मनुष्य मिट्टी को रौंदते चलता है वही मनुष्य जब मरता है तो इसी मिट्टी में मिलकर विलीन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। इसका रिश्ता माटी से गहरा लगाव है और प्रेम का रहा है। इसी प्रेम के कारण वह रचना करता है। अगला प्रश्न है, कुम्भकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है? कुम्भकार ने माटी के साथ अपना संबंध अहंकार रहित बनाया है ताकि उससे उसका गहरा लगाव और प्रेम बना रहे। अगला है बच्चों, मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि विज्ञान के युग में बर्तनों के रूप में प्लास्टिक और स्टील प्रयुक्त होने लगे हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों की कीमतें नहीं बढ़ पाई हैं। और एक हमारी मानसिकता भी है कि आखिर जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इस मिट्टी के बर्तन का भी इतना दाम लगेगा, इतना पैसा इसका, तो देने में हमेशा पैसा देने में परहेज करते हैं। और जो मनुष्य अपना पूरी मेहनत लगन से इस काम को अपने पेशे के लिए अपनाता है, अपना व्यवसाय इसको बनाता है, अगर उसको उतना भी इनकम नहीं होगी, फायदा नहीं होगा कि उससे अपना परिवार चला सके, तो फिर उस काम को क्यों करेगा। लेखक ने माटी अगला प्रश्न है, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों बताया है, माना है? तो लेखक ने माटी से इसी चमत्कार एवं शुभ लक्षणों से प्रेरित होकर बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा का मंदिर, बांकुड़ा के घोड़े या दुर्गा काली की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है जो शुभ लक्षण के संकेत है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर मानता है? तो कुल्हड़ टूटकर गंदगी नहीं फैलाते, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, अतः माटी के कुल्हड़ अन्य चीजों से बेहतर है। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं बच्चों। तो देखिए माटी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने का भी एक मैसेज है इस पार्ट में। अगला प्रश्न है, लेखक को अपनी मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों? लेखक को अपने मित्र की बेटी की यही बात पसंद आई कि गमला खरीदते समय दाम कम करा रहे थे लेखक जो है उनके मित्र, तो उनकी बेटी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर लेखक को यह बात बहुत पसंद आई कि सच्चे मेहनत का मूल्य कम नहीं कराना चाहिए, उसे पैसा देना ही चाहिए। देखिए ये मेहनत का पैसा है बच्चों, इसको कम नहीं कराना चाहिए, इसको जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे उनका परिवार चलता है, उनका उत्साह बढ़ेगा, तभी वो आगे इस व्यवसाय को अपना पाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है? तर्क दीजिए। कुल्हड़ टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के गिलास वर्षों तक वैसे ही पड़े रहते हैं, सड़ते तक नहीं है। अतः कुल्हड़ ज़्यादा पर्यावरण के लिए उपयुक्त है और प्लास्टिक के गिलास नहीं। इसलिए प्लास्टिक को बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, प्लास्टिक के पॉलीथीन को भी यूज नहीं करना चाहिए बच्चों। अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमें प्लास्टिक के यूज से परहेज करना चाहिए, और हो सके तो मार्केट जाएं तो थैला ले करके जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक के पॉलीथीन को प्रयोग नहीं करना पड़े। पाठ में आए भाषा संदर्भ को देख लेते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं छांटना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 कॉलम बना लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। परंपरा है, वर्तन है, सच्चाई है, माटी है, आदत है,
आदत है, चमत्कार है, कुल्हड़ है, महिमा और संग्रहालय है। तो जातिवाचक संज्ञा में बच्चों लिखेंगे बर्तन, माटी, कुल्हड़, संग्रहालय। ये 4 चीजें जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। फिर से देखिए, बर्तन, आप जो भी 1 2 3 4 लिख लीजिए ताकि जातिवाचक संज्ञा का आपको पता चल जाएगा। बाकी जो बचेगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। बर्तन है जातिवाचक संज्ञा, माटी है जातिवाचक संज्ञा, कुल्हड़ भी है जातिवाचक संज्ञा और संग्रहालय भी है जातिवाचक संज्ञा। बाकी जो भी बचे जैसे परंपरा है, सच्चाई है, आदत है, चमत्कार है और महिमा है, ये सारे शब्द हो गए आपके भाववाचक संज्ञा। अगला है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द उदाहरण के अनुसार अलग कीजिए। कुंभकार, तो कुंभ प्लस कार, कुंभकार, यहाँ मूल शब्द को अलग कर दिया गया है। कुंभ मूल शब्द है और प्रत्यय जोड़ा गया है। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो कुंभ प्लस कार हो गया कुंभकार। सज्जात्मक है, दिया हुआ है, सज्जा प्लस आत्मक, सज्जात्मक। ऐसे ही आपको बनाना है बच्चों फिल्मकार का, फिल्म प्लस कार, फिल्मकार। भ्रम प्लस आत्मक, ब्रह्मात्मक। फिर है कलात्मक लिखा है, कला प्लस आत्मक, कलात्मक। रचना प्लस कार, रचनाकार। और रचनात्मक लिखा हुआ है तो बच्चों रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक। और इसमें आत्मक प्रत्यय लगेगा। और एक लास्ट बचा है बच्चों चित्रकार, तो चित्र प्लस कार, चित्रकार। इसमें चित्र मूल शब्द हो गया और कार प्रत्यय। अगला है कि हमें हिंदी भाषा में मिट्टी से संबंधित अनेक मुहावरे मिलती हैं, यथा मिट्टी में मिलाना, मिट्टी कर देना। मिट्टी से जुड़े ऐसे अन्य मुहावरों के बारे में आप बताइए। तो मिट्टी मुहावरा है कि माटी के मोल, माटी के मोल यानी मिट्टी से भी सस्ता, बहुत सस्ता। और वाक्य प्रयोग बच्चों इसका है कि आजकल मोबाइल माटी के मोल मिलने लगे हैं। मुहावरा, अगला मुहावरा देखिए, माटी में मिल जाना, तो माटी में मिल जाना यानी नष्ट हो जाना। और वाक्य प्रयोग है कि गलत हरकतों से सम्मान माटी में मिल जाते हैं। अगला मुहावरा है बच्चों मिट्टी का माधो, तो मिट्टी का माधो अर्थ होगा बहुत सीधा साधा। वाक्य प्रयोग देखिए, मेरे सारे दोस्त मिट्टी के माधो हैं यानी बहुत सीधे साधे हैं। मुहावरा है मिट्टी में मिला देना। अगला मुहावरा है मिट्टी में मिला देना, तो मिट्टी में मिला देना का अर्थ है बर्बाद कर देना। कहते हैं वाक्य प्रयोग है मैं तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिला दूंगा, वाक्य प्रयोग है। मुहावरा है बच्चों, अगला मुहावरा है मिट्टी डालना, अर्थ है बात खत्म करना। वाक्य प्रयोग है जो हो गया उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। देखिए बच्चों, मुहावरा और उसका वाक्य प्रयोग करते समय ये ध्यान देना होता है कि जो मुहावरा है जैसे मिट्टी का माधो है, तो आपको उसका अर्थ लिखना है, आपको उसका अर्थ समझना है बहुत सीधा साधा, लेकिन वाक्य प्रयोग में सीधे सीधे वो मिट्टी का माधो आना चाहिए। जैसे मिट्टी का माधो मुहावरा हुआ, उसका वाक्य प्रयोग मैं करके आपको बताती हूँ। मेरे सारे दोस्त मिट्टी के माधो हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मुहावरा है वो सीधे सीधे वाक्य प्रयोग में आता है। ऐसा हमेशा ध्यान रखना होगा कि मुहावरे को वाक्य प्रयोग में लाना चाहिए। चलिए बच्चों, इस पार्ट को यहीं समाप्त करती हूँ। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम की इस चैप्टर की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बच्चों तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।